नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से न्यूज़ इन फोकस में अफेयर्स ग्रेड का एक बेहतरीन सीरीज। रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड की बात की है जो कि इंडिया को फिस्कल हेडरूम प्रोवाइड करेगा। तो क्या है ये पूरा मैटर और ये किसकी ज़रूरत अभी क्यों पड़ी है, तो इस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल, और उसके साथ-साथ अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए, रिसेंटली हमने देखा कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया क्रिएशन ऑफ अ 1 लाख करोड़ इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड को क्रिएट करने की बात इन्होंने की है। तो ये एक पार्ट रहा किसका, सेकंड बैच ऑफ सप्लीमेंट्री डिमांड ऑफ ग्रांट। यानी कि हम लोग देखते हैं जो बजट सेशन होता है उसमें सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट होता है। तो यहाँ पर ये सेकंड बैच था जिसमें लोकसभा में इन्होंने इस फंड को क्रिएट करने की बात की। ऐसा इन्होंने इसलिए किया क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जो वेस्ट एशिया है उसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसकी वजह से पूरी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई है और इसकी वजह से क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ों के प्राइस इन फ्यूचर इंक्रीज हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। तो ये जो फंड है, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड है, किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी को सेफ रखेगा, इस पर हम लोग बात करेंगे। अभी तो इसको एक फिस्कल हेडरूम के रूप में देखा जा रहा है। गवर्नमेंट इसको बोल रहा है कि ये नेसेसरी है फिस्कल हेडरूम के लिए, क्योंकि ये एब्ज़ॉर्ब करेगा जो एक्सटर्नल एक मैक्रो इकोनॉमिक शॉक है उससे। और इसकी वजह से क्या होगा कि इसकी वजह से जो हमारा फिस्कल डेफिसिट का जो हमने टारगेट बनाया हुआ है बजट में, कितना कि 4.4% ऑफ जीडीपी, ये हमारा इस बार का टारगेट है कि हमें अपने डेफिसिट को कम करना है। जो फिस्कल डेफिसिट है, जो हमारा बजट में घाटा रहता है, यानी कि हम मैक्सिमम जो है वो बोरोइंग करते हैं, ठीक है, बोरो करके चलते हैं और इस बोरोइंग की वजह से क्या होता है कि हमारा जो डेफिसिट है वो हाई रहता है और इस डेफिसिट को हमें जीडीपी का कितना लेकर आना है, 4.4% लेकर आना है। तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हम इस पे काफ़ी सक्सेस रहे थे। तो चलिए बात करते हैं कि इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन जो फंड है, ये क्या है, इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है, इस पर बात करते हैं। तो इसको आप ऐसे समझिए कि ये आपके घर का एक इमरजेंसी गुल्लक है ना? इसको आप कैसे समझेंगे कि इमरजेंसी गुल्लक समझिए कि आपके घर में किसी ईयर में किसी मंथ में सैलरी नहीं आया, पैसा नहीं आया या कोई बड़ा खर्चा अचानक से आ जाता है, तो उसको सँभालने के लिए इमरजेंसी फंड हमारे पास एक रखा हुआ होता है। तो ये इस चीज़ पर बात करता है, ये इस चीज़ पर बात नहीं करता कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट है, ठीक है? इसका मतलब डेवलपमेंट से नहीं होता है, ये विकास के लिए नहीं होता है, बल्कि किस लिए होता है, ये बचाव के लिए होता है, स्टेबलाइज़ेशन के पर्पज़ से ये लाया जाता है। यानी कि ज़्यादातर जो सरकारी फंड हम लोग देखते हैं ना, जो गवर्नमेंट फंड आता है, वो किसके लिए आ रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आता है, यानी रोड बनाने, ब्रिज बनाने के लिए ये होता है। लेकिन जो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड है, इसका जो मकसद है, जो टारगेट है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो कुछ और होता है। यानी कि ये डेवलपमेंट फंड के लिए नहीं है, बल्कि ये स्टेबलाइजेशन के लिए। यानी कि आप ये समझिए कि देश में किसी भी तरह का अगर अचानक से कोई क्राइसिस आ जाता है, मुसीबत आ जाती है, तो उसके लिए ये फंड यूज़ किया जाएगा। तो इसको अगर आप देखेंगे तो 3 रूपों में देख सकते हैं। तो ये बफर मैकेनिज़्म की तरह काम करता है, यानी रेनी डे फंड। बफर मैकेनिज़्म मतलब जब देश की जो अर्थव्यवस्था है, वो बहुत अच्छी चल रही है। हम लोग देख रहे हैं कि भाई हमारा जो गोल्डीलॉक्स पीरियड चल रहा है और बहुत अच्छा हमारा जो इकोनॉमी है वो फंक्शन कर रही है, काम कर रही है। तो जब देश की अर्थव्यवस्था क्या कर रहा है, अच्छी चल रही होती है और सरकार के पास एक्स्ट्रा पैसा आता है, ठीक है? सरकार के पास जब एक्स्ट्रा पैसा आता है तो उस पैसे को खर्च करने के बजाय सरकार क्या करेगी, इस फंड में जमा कर देगी। क्या नाम है इसका? इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड। इस फंड में वो जमा कर दिया जाता है। यानी कि अच्छे टाइम में तो पैसा इसमें सेव होता रहेगा, लेकिन जब बुरा टाइम आएगा यानी मार्केट नीचे गिर रहा हो, महँगाई बढ़ रही हो, तो इस फंड का पैसा निकाल के यूज़ किया जाएगा, ठीक है? यूज़ किया जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे कि इसका यूज़ किस तरीके से होगा, तो इसके बाद हम देखें तो एक और तरीके से आप इसका देख सकते हैं कि काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी। यानी कि जब कोई ग्लोबल क्राइसिस आता है, जैसा कि वॉर है या फिर कोविड-19 जैसा महामारी आया, है ना? तो सरकार की कमाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जो सरकार की इनकम है, वो कम हो जाता है, यानी रिसिप्ट्स कम हो जाते हैं, इनकम कम हो जाते हैं। तो ऐसे में सरकार को क्या करना होता है कि अपने जो उसके वेलफेयर प्रोग्राम्स चल रहे हैं ना, जो वेलफेयर प्रोग्राम्स चल रहे हैं लाइक जैसे हेल्थ है, जैसे आयुष्मान भारत योजना है या फ्री राशन है, एजुकेशन है, इनको गवर्नमेंट को बंद करना पड़ता है या फिर इनमें जो सर्विसेज़ दी जा रही है उसको क्या करना होता है, कम करना होता है। ये कम करना होता है। तो इसके लिए क्या होता है कि इस टाइम पर इस तरीके का जो ये फंड होता है, ये एक क्यूशन की तरह काम करता है, यानी कि एक गद्दे की तरह काम करेगा कि ये क्या करता है कि ये इकोनॉमी को डूबने से बचा लेता है और ये
उस समय जो प्रॉब्लम ऐसी हो रही है कि बहुत बड़े पैमाने पर कोई प्रॉब्लम आ गया है, महामारी है या वॉर जैसी सिचुएशन है, तो उस समय ये फंड काफ़ी काम आता है। यानी सोशल स्पेंडिंग या कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है जिसको हम कट कर देते हैं ग्लोबल क्राइसिस की वजह से, वो हमें कट करना नहीं पड़ेगा। टारगेटिंग वॉलेटिलिटी की बात अगर हम करें, तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो भारत के लिए सबसे बड़ी जो टेंशन होती है वो होती है क्रूड ऑयल को लेकर। अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल अभी जो चल रहा है एट प्रेजेंट कितना चल हो गया है, $100 पर बैरल हो गया है, पहुंच गया है। तो भारत में पेट्रोल और डीजल भी महंगा हो जाता है और रुपया भी कमजोर हो रहा है, जिसके साथ साथ हमारा जो रुपया है वो भी कमजोर होने लगता है। तो इकोनॉमिक जो स्टेबलाइजेशन फंड है ये क्या काम करता है यहाँ पर? इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड सरकार के इस जो उतार चढ़ाव हो रहा है ना, वॉलेटिलिटी हो रहा है, इसको कंट्रोल करने का एक तरीका देता है ये फंड। ठीक है, कंट्रोल करता है। यानी कि ये जो महंगाई बढ़ रही है इस पे ऑयल की वजह से क्या हुआ, ऑयल की वजह से डीजल या पेट्रोल के रेट बढ़ गए, पेट्रोल या डीजल के रेट बढ़ गए। तो उस बढ़े हुए रेट को पब्लिक तक नहीं पहुंचने देगा, है ना, लोगों तक नहीं पहुंचने देता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करता है कि उसको खुद ही एब्जॉर्ब कर लेता है और उसका जो एक्स्ट्रा जो सरप्लस पैसा जा रहा है वो किस फंड से जाएगा, फिर इसी फंड से चला जाएगा, इस तरीके के फंड से चला जाएगा। यानी कि जो पब्लिक है, पब्लिक को उसी रेट पर सामान मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट ने पहले ही जो है उसका एक्स्ट्रा पैसा पे कर दिया होता है। ठीक है, पैसा पे कर दिया होता है। यानी कि आप इसे ये समझिए कि ये एक ऐसी तिजोरी है, जब भरी जाती है तब देश के पास पैसा ज़्यादा होता है और तब खाली जब हो जाती है तो देश किसी मुश्किल या महँगाई में लड़ रहा होता है। तो इसी तरीके का कॉन्सेप्ट इसके कोर कॉन्सेप्ट में हमें दिखाई देता है। इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि फिस्कल हेडरूम कहा जाता है। मतलब कि आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि सरकार हर साल एक बजट बनाती है और उसका एक लिमिट तय करती है कि एफआरबीएम यानी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट टारगेट कुछ लगा तय करती है। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि सरकार एक लिमिट तय करती है कि वो कितना उधार लेगी, है ना, डेफिसिट कितना रहेगा उसका, वो उधार कितना लेगी। जैसे अभी आप यहाँ पे देखिए सच एज फ्यूल और फर्टिलाइजर के मामले में अभी रिसेंटली हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है। ये बात निकल के क्यों आ रही है? जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे इस चीज़ को ऐसे समझिए कि अभी क्या हो रहा है कि जो फर्टिलाइज़र है, फर्टिलाइज़र पर मान लिया कि फर्टिलाइज़र का जो प्राइस आता है, ओरिजिनल प्राइस आता है, जो फैक्ट्री से बन रहा है, वो ₹1000 का है। लेकिन गवर्नमेंट वो फर्टिलाइज़र जो है किसानों को ₹600 में दे रही है। यानी कि बाकी का जो ₹400 है, वो किस रूप में जा रहा है? वो सब्सिडी के रूप में ये गवर्नमेंट पे कर रही है, गवर्नमेंट पे कर रही है, ठीक है? तो अब क्या हो गया कि जो वेस्ट एशिया है, उससे जो आने वाला क्रूड ऑयल है या जो एनर्जी का सप्लाई है, नेचुरल गैस का सप्लाई है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इसका प्राइस जो कॉस्ट है, वो बढ़ जाएगा, है ना? मेकिंग प्राइस जो है उसका बढ़ जाएगा, जो फैक्टर कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। जब फैक्टर कॉस्ट बढ़ेगा तो मान लिया कि ये ₹2000 का हो गया, तब तो अब गवर्नमेंट को तो लोगों को यानी जो किसान है उसको तो ₹600 में ही प्रोवाइड कराना होगा, ठीक है? ₹600 में ही करवाना होगा। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी यहाँ पे कि गवर्नमेंट अब 1400 का सब्सिडी देगी। तो ये 1400 जहाँ पहले 400 दे रही थी, अब वहाँ ₹1000 और देना होगा। तो इस शॉक को पब्लिक के ऊपर तो नहीं डाला जा सकता है तुरंत, तो इस शॉक को एब्ज़ॉर्ब करने के लिए इसी क्या कहा गया, फिस्कल हेडरूम कहा गया है और इसी के लिए जो है इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड को लाया जा रहा है, ये बनाया गया है, ठीक है? ताकि हमें उधार ना लेना पड़े। हम इसमें क्या करें, जब हमारा टाइम अच्छा चल रहा है, तो हम इस फंड में अपना पैसा जमा करते रहें जमा करते रहें। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो इकोनॉमी है, वो मजबूत हो जाएगी, बहुत अच्छे से काम कर लेगी। तो मान लिया कि फर्टिलाइज़र के रेट एकदम से बढ़ जाते हैं, तो इसका फर्टिलाइज़र से क्या मतलब है? देखिए जो नेचुरल गैस होती है सीधा-सा है, उसमें क्या होती है मीथेन होती है, अगर हम उसमें नाइट्रोजन मिला दें तो वो अमोनिया बन जाती है और अमोनिया ही यूरिया के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है? यूरिया के रूप में यूरिया यूज़ करता है, फर्टिलाइज़र बनता है। तो यही टर्म जो है इसमें हमें दिखाई दे रहा होता है। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो ये एक तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का एग्ज़ाम्पल आप लीजिए कि एक्सटर्नल शॉक को कैसे निपटेगा। एक ब्लैक स्वॉन इवेंट है एक तरीके से। ब्लैक स्वॉन इवेंट किसे कहते हैं? कि ऐसी घटनाओं को कहा जाता है जो अचानक से आती है और सब कुछ हिला डालती है, ठीक है? जैसे कोई बड़ी जंग हो गई, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अगर आप देखेंगे, तो अगर वहाँ पर कोई टेंशन हो जाए क्या अभी जैसे टेंशन हो रही है जो वहाँ पे टेंशन हो रही है, तो इसकी वजह से क्या हो गया है कि इंडिया के लिए एलपीजी और क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट करना बड़ा मुश्किल हो गया है, ठीक है? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो जो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड है, वो ऐसे वक़्त में शील्ड की तरह काम करती है, ताकि देश की सप्लाई चेन ना रुक सके। इन्फ्लेशन कंट्रोल की अगर हम बात करें, तो कॉस्ट ऑफ ग्लोबल प्राइस हाइक
यानी कि सरकार जब दुनिया में तेल महँगा होता है तो उसका असर जो है हर एक चीज़ पर पड़ता है, जिसको हम जानते हैं ट्रांसपोर्टेशन महँगा हो जाता है, जिसकी वजह से फूड महँगा खाना महँगा हो सब्जियाँ महँगी हो जाती हैं। तो सरकार जो है इकोनॉमिक स्टेबलाइज़ेशन फंड का पैसा यूज़ करके जो तेल की बढ़ी हुई कीमतें हैं, उसका बोझ खुद उठा लेगी, यानी कि एब्ज़ॉर्ब कर लेगी कॉस्ट को। और इससे क्या होगा कि इससे आम आदमी के लिए पेट्रोल और डीज़ल इतना महँगा नहीं होगा और इससे इन्फ्लेशन भी क्या रहेगा, कंट्रोल में रहेगा। तो ये चीज़ हमें दिखाई देती है। यानी सॉवरेन रिसाइलेंस मतलब देश की आत्मनिर्भरता की बात हो रही है यहाँ पर, कि अगर सॉवरेन वेल्थ फंड, है ना? ये फंड जो है देश को मजबूत बनाता है, सॉवरेन वेल्थ फंड जैसा ही है, लेकिन ये एक बड़ा एक तरीके से कहा जाए कि एक बड़े फ़र्क के साथ है ये फंड। ठीक है? जैसे ये अगर हम देखें तो ये बिल्कुल किसकी तरह है? सॉवरेन वेल्थ फंड की तरह है, लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क है काफ़ी। क्या है कि जैसे सॉवरेन वेल्थ फंड है तो इसका पैसा किस लिए इसका यूज़ किस लिए होता है इस फंड का? इस फंड का यूज़ होता है इन्वेस्ट करके प्रॉफ़िट कमाने में। ठीक है? इसका यूज़ किस लिए होता है कि भई हम इन्वेस्ट करें कहीं पे और उससे प्रॉफ़िट बनाएँ। उसके लिए होता है। लेकिन वहीं आप देखेंगे तो जो इकोनॉमिक स्टेबलाइज़ेशन फंड है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफ़िट कमाना नहीं है, बल्कि स्टेबिलिटी को लेकर आना है और ये सुनिश्चित करता है कि दुनिया में कुछ भी हो, भारत की इकोनॉमी जो है वो चलती रहनी चाहिए। जो इंडिया की इकोनॉमी है, वो चलती रहनी चाहिए। तो कुल मिला के अगर हम ये कहें तो ये जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी स्टेबलाइजेशन फंड है, ये सरकार के लिए वो सेफ्टी नेट है, जो ग्लोबल उथल-पुथल के वक़्त भी देश की अर्थव्यवस्था को गिरने नहीं देती है। ठीक है? जैसा कि हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अभी देखने को मिला है। तो अभी जो इसमें कहा गया है कि भई 1 लाख रुपए तक का क्या होगा कि ये फंड क्रिएट किया जाएगा, जिसमें आप देखोगे कि लगभग एक्स्ट्रा बोझ पड़ने वाला है, लगभग 50,000 करोड़ रुपए तक का तो बोझ फर्टिलाइज़र को लेकर भी पड़ने वाला है, सब्सिडी को लेकर पड़ने वाला है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये फंड बनाया जा रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद आप सभी का। मेरा नाम त्रिभुवन सिंह है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो थैंक यू एवरीवन वन्स अगेन। जय हिंद।